बंगाल चुनाव पर हर अपडेट सबसे पहले आप जानेंगे एबीपी न्यूज पर। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड त्रासदी की। उत्तराखंड त्रासदी में मृतकों की संख्या पहुंच गई है 56 और ये दुखद आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या उत्तराखंड में आए प्रलय का परमाणु कनेक्शन है। दबी जुबां ये चर्चा स्थानीय लोग कर रहे थे, लेकिन अब खुद उत्तराखंड की सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सवाल उठा दिए हैं। आखिर क्या है हादसे का ये परमाणु रहस्य? हमारी ये रिपोर्ट इसी पर आधारित है। देवभूमि की त्रासदी का क्या है परमाणु कनेक्शन? क्या कुदरत के प्रकोप के पीछे है प्लूटोनियम पैक? क्या 56 मौतों की जिम्मेदार है 56 साल पुरानी गलती? इन सवालों के जवाब शायद पुख्ता ना मिल सके, लेकिन रैणी गांव और उसके आसपास के रहने वाले लोग जो शक जाहिर कर रहे हैं, वही उत्तराखंड के मंत्री को भी लगने लगा है। मैं जब पार्लियामेंट में था तो मैंने 377 के तहत मैंने ये मांग की थी कि जो प्लूटोनियम पैक रखा गया था चीन की गतिविधियों को देखने के लिए, उसका सर्वेक्षण करने के लिए, तो वो प्लूटोनियम पैक गायब हो गया था और उसके बारे में भी निश्चित रूप में जानकारी मिलनी चाहिए, पता लगना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सारे पक्षों की जांच होनी चाहिए। प्रलय के परमाणु कनेक्शन की स्टोरी एबीपी न्यूज ने मास्टर स्ट्रोक में 10 फरवरी को प्रमुखता से दिखाई थी और इतिहास के पन्नों में दफन इसी सीक्रेट मिशन की कहानी वाकई हैरान करने वाली है। जिस प्लूटोनियम पैक का जिक्र सतपाल महाराज कर रहे हैं, उसकी शुरुआत 1964 में हुई थी। दरअसल 1964 में चीन ने जिनजियांग प्रांत में परमाणु परीक्षण किया था, जिसे देखते हुए 1965 में अमेरिका ने चीन की निगरानी का प्लान बनाया। इसके लिए अमेरिका हिमालय की चोटियों में यंत्र लगाना चाहता था, जिसके लिए उसने भारत से मदद मांगी। दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बन गई और फिर हिमाचल की चोटियों में खुफिया यंत्र लगाने का काम शुरू हुआ। इस मिशन के लिए भारत और अमेरिका के अफसरों की संयुक्त टीम बनाई गई, क्योंकि काम बेहद पेचीदा था। इसके लिए 200 लोगों की एक टीम बनाई गई। टीम में सेना और खुफिया विभाग के लोग शामिल किए गए। इसकी कमान कैप्टन मनमोहन कोहली को सौंपी गई। इस टीम को पहाड़ पर 56 किलोग्राम का यंत्र स्थापित करना था, जिसमें एक परमाणु ईंधन वाला जनरेटर भी शामिल था। जनरेटर में प्लूटोनियम के कैप्सूल लगे थे। इस परमाणु ईंधन कैप्सूल में एक स्पेशल कंटेनर रखा गया था। तो एक एक्सपीडिशन बनाई गई जिसमें मुझे लीडर बनाया गया और अमेरिकन और इंडियन दोनों टीमें उसमें लोग आए, बड़े बड़े माउंटेनियर और साइंटिस्ट। तो हमारा आइडिया था कि हम नंदा देवी चढ़ें और समर से जाके देखें, अपने विद दी सेंसर ले गए थे हम साथ मशीनें जिससे पता लग जाता है रेडियो एक्टिविटी का। ये सारे सामान लेकर टीम 1965 में नंदा देवी पर्वत पर रवाना हुई। अक्टूबर में टीम करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैंप 4 पहुंची। टीम को इसके आगे जाना था, लेकिन पहाड़ पर कुछ ऐसा हुआ कि मिशन को अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि कैंप 4 तक पहुंचने के बाद मौसम बेहद खराब हो गया। टीम ने इंतजार किया, लेकिन हालात और बिगड़ने लगे। जान बचाने का संकट खड़ा हो गया। जानलेवा मौसम को देखते हुए टीम लीडर मनमोहन कोहली ने मिशन को अधूरा छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद टीम परमाणु जनरेटर और प्लूटोनियम कैप्सूल को कैंप 4 पर ही छोड़कर वापस आ गए। 1 साल बाद टीम वापस उसी जगह पर पहुंची जहां परमाणु कैप्सूल और जनरेटर को छोड़ा गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उस टीम का सामना एक नई मुसीबत से हुआ। जब ये डिवाइस नंदा देवी ग्लेशियर में गिर गई तो इसको ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। इसमें अमेरिकन भी लगे रहे और हमारी जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग थे, आईटीबीपी के लोग थे और जो दूसरे इस चीज़ के एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको नंदा देवी ग्लेशियर में काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये डिवाइस नहीं मिली। 3 सालों की तलाश के बाद भी परमाणु कैप्सूल नहीं मिला और अब आशंका जताई जा रही है कि हादसे का कारण यही कैप्सूल हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।